आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 12 के इतिहास का तीसरा चैप्टर बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आया हूँ। चूंकि यह टॉपिक समाज से संबंधित टॉपिक है और यह एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसे 2 से 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चूंकि यह बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा कि हमने आप लोगों से चर्चा किया था कि मैं कक्षा 9 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी इतिहास को कवर करूंगा, तो उसी कड़ी में हम आज कक्षा 12 के तीसरे चैप्टर को लेकर आया हूं। हमने इसके पहले वाले चैप्टर, दूसरे चैप्टर में पढ़ा था राजा, किसान और नगर में। हमने देखा था कि किस तरह से छठी सदी ईसा पूर्व से छठी सदी ईस्वी तक किस तरह से भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति की शुरुआत हुई, कैसे महाजनपदों का निर्माण हुआ, कैसे राज्यों का गठन हुआ, राजा कैसे शक्तिशाली हुए, राजा की ताकतें कैसी थी। इन सब पहलुओं पर हमने पिछले टॉपिक में चर्चा किया था। तो हम देखते हैं कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। कुछ ने तो समाज पे गहरा प्रभाव डाला, कुछ ने तो समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उदाहरण के तौर पे हम देखें कि जैसे जो वनों का क्षेत्र था, जहां पर वन थे, वहां पर धीरे धीरे कृषि का उदय होने लगा, अर्थात खेती प्रारंभ हो गई। खेती प्रारंभ होने के कारण वहां पर रहने वाले लोगों के जीवन शैलियों में काफी परिवर्तन देखने को मिला। वहां पे रहने वाले लोगों के जीवन शैलियों में काफी परिवर्तन देखने को मिला और इस दौरान एक विशिष्ट समाज का उदय हुआ। इस दौरान समाज में एक विशिष्ट वर्ग का उदय हुआ जिसे हम शिल्पकार कहते हैं, जिसे हम शिल्पकार कहते हैं। इन तमाम चीजों के बाद एक समस्या जो राज्य में हमेशा बनी रहती है, चाहे आज के राज्य हो चाहे प्राचीन काल के राज्य हो, समाज में विषमता जो है, असमानता, इसका भाव हमेशा से बना रहा है। तो उस समय भी संपत्ति का जो असमान वितरण था, वह समाज में विषमता का एक प्रमुख कारण था। समाज में विषमता का एक प्रमुख कारण था। और इस तरह के प्रक्रियाओं को समझने के लिए इतिहासकार प्रायः साहित्य का सहारा लेते हैं। साहित्य का सहारा क्यों लेते हैं? इसके पीछे का लॉजिक है। साहित्य का सहारा इतिहासकार क्यों लेते हैं? क्योंकि कुछ साहित्यिक ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। क्योंकि कुछ साहित्यिक ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते हैं और कुछ ने तो समाज का चित्रण करते हुए समाज में फैली हुई तमाम रीति रिवाजों पर टिप्पणी करते हैं। हमें अभिलेखों से भी समाज के विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों, समाज की विभिन्न घटनाओं की जानकारियां भी मिलती हैं। हमने जैसे पिछले टॉपिक में बताया था कि अभिलेख क्या होता है और अभिलेखों की परंपरा की शुरुआत भारत में किसने की थी। तो अभिलेखों की परंपरा की शुरुआत भारत में अशोक ने की थी। हमने ये सब चीजें पिछले टॉपिक में पढ़ चुका हूं। तो अभिलेख जो होते थे, वह अभिलेख किसी व्यक्ति विशेष के होते थे। अभिलेखों से हमें कुछ ऐतिहासिक अभिनयों की जानकारी मिलती है। कुछ ऐतिहासिक अभिनयों के मतलब कि वह किसी विशेष प्रयोजन के लिए तैयार की जाती है, वह किसी विशेष व्यक्ति के लिए होती है और उसमें समाज अभिलेख किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था। हमने ये सारी चीजें पिछले टॉपिक में पढ़ा था। हमने
यह सारी चीजें पिछले टॉपिक में पढ़ा था। अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे समाज में बंधुत्व, जाति तथा वर्ग की भूमिका। समाज में बंधुत्व, जाति तथा वर्ग की भूमिका कैसी है, हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। क्योंकि यह टॉपिक बहुत लंबा है, इसलिए इसमें समय लगेगा। इसे हम 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे और आज पार्ट 1 लेकर आया हूं। अब जैसे हम देखते हैं कि समाज की अगर हम देखें, समाज में सबसे पहले हमें जानकारियां कैसे मिलती हैं? तो समाज में हमें जानकारियां जो प्राचीन काल के साहित्य थे उनसे मिलती हैं, जो यात्रा वृत्तांत थे उससे हमें जानकारियां मिलती हैं। क्योंकि प्राचीन काल से ही भारत में यात्रियों का आना जाना लगा रहता था। तो जो यात्री आते थे वह भारत की विविधता से, वह भारत के सामाजिक व्यवहार से इतने प्रभावित होते थे कि वह यहीं पर घुल मिलकर रहने लगते थे और यहीं के समाज के विषय में टिप्पणी करना शुरू कर देते थे, लिखना शुरू कर देते थे, जिसे हम बाद में उनका यात्रा वृत्तांत कहते हैं। और यात्रा वृत्तांत से भी हमें भारतीय समाज की बहुत जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम महाभारत काल में देखते हैं। महाभारत काल में उपमहाद्वीप में महाभारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। क्योंकि महाभारत एक विशाल ग्रंथ है, एक विशाल ग्रंथ है, एक महाकाव्य है। महाभारत में कितने श्लोक हैं, यह प्रश्न है। महाभारत में श्लोक कितने हैं, यह प्रश्न है। तो महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। यह प्रश्न पूछा जाएगा आपके बहुविकल्पी में। 1 लाख से अधिक श्लोक, ठीक है। महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक है। इसी कारण इसे महाभारत कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम, इसका प्रारंभिक नाम महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि आपका एनुअल एग्जाम जो होगा वह बोर्ड एग्जाम में होगा, बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे कि महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक हैं। जानकारी के भी दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से यह महत्वपूर्ण है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। महाभारत को किसने लिखा था? महाभारत को किसने लिखा था? महाभारत को ने लिखा था। द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन ने लिखा था, जिन्हें हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं। क्योंकि महाभारत से हमें 2 परिवारों के मध्य जो
लड़ाई हुई थी जिसमें एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे, और भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ थे। तो हमें महाभारत से जो दो परिवारों के बीच लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में, चूंकि उस लड़ाई में संपूर्ण विश्व शामिल हुआ था, उस लड़ाई में संपूर्ण विश्व शामिल हुआ था, संपूर्ण भारत शामिल हुआ था, यही कारण है कि इसे महाभारत कहा जाता है। यही कारण है कि इसे महाभारत कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतनी सेनाएं सम्मिलित हुई थी जितना आज के समय में भारत की आबादी नहीं है। ठीक है, 100 कुछ स्रोतों से पता चला है कि 139 करोड़ महाभारत में सैनिक शहीद हुए थे, तो शामिल और हुए थे। ठीक है, तो महाभारत से हमें दो परिवारों के इतिहासों की जानकारी मिलती है, जिसमें एक कौरव थे, दूसरे पांडव थे। हालांकि दोनों भरतवंश के ही थे, दोनों की राजधानी हस्तिनापुर थी। बाद में हस्तिनापुर का विभाजन हुआ तो पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ हो गई थी, जो कि महाजनपद काल का एक प्रमुख राज्य था। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे कि महाभारत का समालोचनात्मक संकलन किसने किया था। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब अगला प्रश्न है, लिख लीजिए। जो कि हम प्रश्न भी लिखेंगे और उत्तर भी लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग प्रश्न लिख लिया करिए। अगला प्रश्न है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था, तो इसका उत्तर लिखिए कि सन 1919 ईस्वी में, उत्तर में लिखिए कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 ईस्वी में वी.एस. सुकथांकर ने तैयार किया था। सुकथांकर ने तैयार किया था। इस प्रयोजन में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण वी.एस. सुकथांकर ने तैयार किया था, परंतु यह अकेले नहीं तैयार किए थे, इनके साथ अनेक विद्वान शामिल थे। तो इस प्रयोजन में अनेक विद्वान शामिल थे। और इसको तैयार करने में इसको तैयार करने में 47 वर्ष लगे। ठीक, इतना है कि महाभारत का, अगर प्रश्न बहुविकल्पी में पूछता है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था, तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण वी.एस. सुकथांकर ने तैयार किया था। कब तैयार किया था? 1919 ईस्वी में। क्या महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में सुकथांकर अकेले विद्वान थे? नहीं,
महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में B.S. सुकथांकर हेड थे, मुख्य भूमिका में थे। बाकी अनेक विद्वान भी इस प्रयोजन में शामिल थे और इसे तैयार होने में कितने वर्ष लगे? 47 वर्ष। तो यह एक लंबा संस्करण था जिसको तैयार करने में लंबा समय लगा। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम समाज की सबसे आज के समय में जो समाज की सबसे कठिन कार्य है, जो समाज में कठिनता का भाव है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। जाति। जाति आज के समय में समाज के लिए अभिशाप बन गया है। सामाजिक विघटन का एक प्रमुख कारण बन गया है जाति। और ऐसा नहीं है कि जाति का निर्माण इस युग में किया गया, कलयुग में किया गया या कुछ 100 वर्ष पहले किया गया था, ऐसा नहीं है। जाति का उदय सृष्टि के साथ ही चल रहा है। वर्ण का उदय सृष्टि के साथ ही चल रहा है। प्राचीन काल से ही, सतयुग से ही लेकर, अगर देखा जाए जिसे हम कृतयुग भी कहते हैं, कृतयुग से ही 4 वर्णों का इतिहास हमें मिलता है। और वह 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण थे जिनमें ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा था। क्यों? क्योंकि वह राजा के सलाहकार होते थे, वे राजा के गुरु होते थे और तमाम तरह के यज्ञ का वे संपादन कराते थे। यही कारण है कि समाज में ब्राह्मणों की स्थिति जो थी वह सर्वोच्च थी। और सबसे खराब स्थिति और सबसे दयनीय स्थिति किसकी थी? वह थी शूद्र की। आज भी समाज में शूद्र को हीन भावना से देखा जाता है। इसका एक कारण भी है। एक कारण यह है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो इन्हें निम्न वर्ग का समझते हैं, और चूंकि इनके काम ही कुछ ऐसे होते हैं, कुछ कार्य ही ऐसे होते हैं जिसकी वजह से समाज में इन्हें हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है। चलिए, हालांकि ये हमारे टॉपिक का विषय नहीं है, इस पे हम कभी और चर्चा कर लेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि समाज में जो 4 वर्ण थे उनकी भूमिका क्या थी। उनके लिख लीजिए प्रश्न कि धर्म शास्त्रों व धर्म सूत्रों के अनुसार समाज के 4 वर्णों की भूमिका क्या थी? यह प्रश्न है। क्या है कि धर्म शास्त्रों व धर्म सूत्रों के अनुसार समाज में 4 वर्णों की भूमिका क्या थी? इसे लिख लीजिए और उसके बाद इसका उत्तर लिखिए कि धर्म शास्त्रों अनुसार समाज में वर्ण की भूमिका, ये हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, अब इसके नीचे लिखिए चूंकि प्राचीन काल से ही समाज में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है।
ऋग्वेद के 10वें मंडल में चार वर्णों का उल्लेख मिलता है। यहां पर एक प्रश्न का और उत्तर मिल गया कि सर्वप्रथम किस ग्रंथ में चार वर्णों का उल्लेख किया गया है, या सर्वप्रथम किस वेद में चार वर्णों का उल्लेख किया गया है, या किस वेद से चार वर्णों की जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में चार वर्णों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के किस मंडल में चार वर्णों की जानकारी या चार वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में चार वर्णों का उल्लेख किया गया है। हम जितने भी पॉइंट्स लिखते हैं उन सारे पॉइंट्स में कुछ न कुछ प्रश्न छुपे रहते हैं, तो उन प्रश्नों को भी आप लोग नोट करते चलिए कि प्राचीन काल से समाज में चार वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चार वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो यहां से प्रश्न अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि सर्वप्रथम किस वेद में चार वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो इसका उत्तर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के किस मंडल में चार वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में चार वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, यह भी बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, और वे चार वर्ण निम्न है। वे चार वर्ण निम्न है, इतना लिख लीजिए। इसके आगे क्योंकि दिखाई नहीं देगा तो हम चारों वर्णों के विषय में लिख देते हैं, इसके बाद इतना नोट कर लीजिए। की जानकारी हमें ऋग्वेद से ही मिलती है, और विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। जब ऋग्वेद से ही हमें चारों वर्णों के विषय में जानकारी मिल रही है, तो आधुनिक समय में इसकी उत्पत्ति के विषय में प्रश्न नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये चार वर्ण निम्न है, उसके आगे से ही लिखिएगा कि ये चार वर्ण निम्न है। पहला है ब्राह्मण। ब्राह्मण का कार्य क्या था। क्योंकि समाज में ब्राह्मण का स्थान आज भी सर्वोच्च है। हालांकि कुछ ब्राह्मण अपने कार्य से भटक गए हैं, मांस मदिरा का सेवन करने लगे हैं और नीचतापूर्ण कार्य करने लगे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को सम्मान नहीं देना चाहिए। जो अपने भूमिका के प्रतिकूल हो उन्हें बिल्कुल सम्मान मत दीजिए, क्योंकि वही समाज के लिए घातक सिद्ध होते हैं। तो चार वर्णों के अनुसार देखा जाए तो ब्राह्मण का कार्य क्या था। अध्ययन। ब्राह्मण का कार्य था अध्ययन, मतलब पढ़ाना, वेदों को पढ़ाना, वेदों को पढ़ाना, उसके बाद यज्ञ करवाना, आदि। ये ब्राह्मण के कार्य थे कि अध्ययन, वेदों को पढ़ाना, यज्ञ करवाना आदि। अब दूसरा था क्षत्रिय। क्षत्रिय की क्या कार्य थे। तो क्षत्रिय का कार्य था युद्ध करना। समाज के युद्ध करने का मतलब यह नहीं
कि किसी से भी युद्ध करते रहिए। समाज में समाज के शत्रुओं से युद्ध करना, यहाँ युद्ध करने का मतलब है कि समाज के शत्रुओं से युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा देना, लोगों को सुरक्षा देना, न्याय करना आदि। युद्ध करना मतलब समाज के शत्रुओं से युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा देना, न्याय करना आदि। यह क्षत्रिय का कार्य था। उसके बाद वैश्य। वैश्य के क्या कार्य थे? वैश्य के कार्य थे दान दक्षिणा देना, कर देना, व्यापार, आय आय व्यय का जहां भी लिखा आ जाए या आय व्यय का जहां भी जिक्र आ जाए वहां वैश्य आते थे। तो वैश्यों का कार्य था दान दक्षिणा देना, कर देना, व्यापार देना। कर देने का मतलब है कि समाज को सही रूप से संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, और धन का संग्रह का सबसे बड़ा स्रोत था प्राचीन काल में कर। तो कर से ही राजा अपने राज्य को चलाते थे, और कर केवल वैश्य लोग देते थे, केवल व्यापारिक वर्ग के लोग देते थे, व्यापारी वर्ग के लोग देते थे। धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ तो सभी चारों वर्ण कर देना शुरू कर दिए। ठीक है। उसके बाद चौथा है शूद्र। शूद्र का काम क्या था? तीनों वर्णों की सेवा करना, तीनों वर्णों की सेवा करना, यह शूद्र का कार्य था। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारे चीज। ठीक है। अति लघुत्तरी या लघुत्तरी प्रश्न में यह पूछा जा सकता है, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अब इसके बाद अगला जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है पितृवंशिकता किसे कहते हैं? पितृवंशिकता क्या है? प्रश्न लिख लीजिए कि पितृवंशिकता क्या है। अगला प्रश्न है पितृवंशिकता क्या है? इसको हेडिंग डाल लीजिए। आगे लिखिए पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा, जो अपने पिता के बाद उसके पुत्र के बाद उसके पुत्र
चलती रहती है। पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो अपने पिता के बाद उसके पुत्र, उसके पुत्र के बाद उसके पुत्र तक चलती रहती है, उसी को हम पितृवंशिकता कहते हैं। और इसमें आगे लिख लीजिए कि महाभारत महाभारत पितृवंशिकता पितृवंशिकता को सुदृढ़ करते हैं। पितृवंशिकता को सुदृढ़ करते हैं कौन? महाभारत। महाभारत पितृवंशिकता को सुदृढ़ करते हैं। ठीक है। अगर संक्षेप में देखें संक्षेप में देखें तो पिता के बाद पुत्र ही उसके संपत्ति का अधिकारी होता है। का अधिकारी होता है। परंतु इसमें भी भिन्नता है। जैसे एक भाई को पुत्र न प्राप्त होने पर दूसरा भाई अधिकार जमा लेता। ठीक है, इतना ही नोट कर लीजिए। ठीक है। पितृवंशिकता का अनुसरण सभी राजवंश करते थे। पितृवंशिकता क्या है? पितृवंशिकता वंश परंपरा है। हाँ, वह वंश परंपरा जिसमें पिता के बाद उसके पुत्र के बाद उसके पुत्र तक चलती रहती है। धीरे धीरे यही वंश बन जाते हैं। और प्राचीन काल में 6ठी सदी ईसा पूर्व से ही देखा जाए तो पितृवंशिकता का स्थिति बहुत मजबूत थी। चूंकि महाभारत काल से ही पितृवंशिकता को मजबूती मिली है। महाभारत काल से ही पितृवंशिकता को मजबूती मिली है, परंतु इसमें भी भिन्नता है। जैसे किसी भाई को पुत्र न प्राप्त होने पर उसके दूसरे भाई उसकी संपत्ति को हड़प लेते थे या उस पर अधिकार जमा देते थे। ठीक है। यहां से अगर कुछ भी डाउट होगा, कोई भी प्रश्न बाकी होगा तो उसे पूछ लिया करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे छठी सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी ईस्वी तक भारत में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? प्रश्न लिख लीजिए कि 6ठी सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी ईस्वी तक भारत में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? प्रश्न है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व से
छठी सदी ईस्वी तक भारत में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? यह प्रश्न है, इसका उत्तर लिखिए कि छठी सदी ईसा पूर्व से छठी सदी ईस्वी तक भारत में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि इन्हें संपत्ति का अधिकारी नहीं समझा जाता था। स्त्रियों को लेकर समाज में स्त्रियों के प्रति समाज में कई प्रथाएं प्रचलित थी। जैसे बहुपत्नीवाद, बहुपतिवाद, ठीक है। बहुपत्नीवाद, बहुपतिवाद, ये दो समाज में स्त्रियों के प्रति कुप्रथा थी। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि स्त्रियों की स्थिति छठी सदी ईसा पूर्व में कैसी थी, क्योंकि वह अपने पति पर भी अपना पूर्ण अधिकार नहीं जमा पाते थे। क्योंकि छठी सदी ईसा पूर्व से क्या आप प्राचीन काल से ही देख लें तो राजाओं की अनेक पत्नियां हुआ करती थी। हुआ करती थी और यही कारण है कि समाज में इन्हें संपत्ति का अधिकारी नहीं समझा जाता था, क्योंकि राजाओं की अनेक पत्नियां हुआ करती थी। तो यहाँ बहुपत्नीवाद का मतलब है किसी पुरुष के एक से अधिक पत्नी होना, ठीक। और ऐसे तमाम राजा थे, अधिकांश राजा थे जिनके बहुपत्नी हुआ करते थे। और बहुपतिवाद महाभारत काल से यह एक नया प्रथा, एक नए प्रथा का शुभारंभ हुआ था, बहुपतिवाद, जो कि स्त्रियों की दृष्टि से बहुत ही घटिया था। बहुपतिवाद मतलब एक पत्नी के कई पति, जिस महिला के कई पति हों उसे हम बहुपतिवाद पद्धति में रखते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही अंदाजा लगा लीजिए कि छठी सदी ईसा पूर्व से छठी सदी ईस्वी तक भारत में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि इन्हें संपत्ति का अधिकारी नहीं समझा जाता था। संपत्ति का अधिकारी क्यों नहीं समझा जाता था? तो उसका एक सबसे बड़ा कारण था बहुपत्नीवाद पद्धति का प्रचलन। क्योंकि राजाओं के कई पत्नियां हुआ करती थी, तो सभी के बीच संपत्ति का बंटवारा होता था, सभी के पुत्रों के बीच संपत्ति का बंटवारा होता था। यही कारण है
कि स्त्रियों को संपत्ति का अधिकारी नहीं समझा जाता था। ठीक है, स्त्रियों के प्रति समाज में कई प्रथाएं प्रचलित थी, जैसे बहुपत्नी व बहुपति। इतना नोट कर लीजिए। अब आज का आखिरी प्रश्न है विवाह के प्रकार, और यहीं पर आज का हम इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम बंधुत्व वर्ग तथा समाज की अन्य भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसे हम 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इतना नोट कर लीजिए। विवाह के प्रकार, विवाह के कितने प्रकार हैं? विवाह के कितने प्रकार हैं? हमारे वैदिक ग्रंथों में 16 संस्कारों का उल्लेख है और 8 प्रकार के विवाहों का भी उल्लेख है। वैदिक काल से ही 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है हमें। तो विवाह के प्रकार हेडिंग डाल लीजिए, विवाह के प्रकार। आगे लिखिए, विवाह के 8 प्रकार हैं। वैदिक ग्रंथों के अनुसार विवाह के 8 प्रकार हैं, जिनमें पहला है ब्रह्म, जिसमें पहला है ब्रह्म, दूसरा है दैव, तीसरा है आर्क, चौथा है प्रजापति। ठीक है, चौथा है प्रजापति। ब्रह्म विवाह में क्या होता था? उत्तम कुल के वर के साथ कन्या का विवाह। उत्तम कुल के वर के साथ कन्या का विवाह। दैव विवाह में क्या होता था? यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह। आर्थ विवाह में क्या होता था? लड़की के पिता को वर के पिता, वर या लड़का, 2 जोड़ी गाय व बैल देता था। ठीक, उत्तम कुल के वर के साथ वैदिक रीत से कन्या का विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता है। दैव विवाह यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ जो कन्या का विवाह होता था उसे दैव विवाह कहते हैं। आर्क विवाह लड़की के पिता को वर या लड़का 2 जोड़ी गाय व बैल देता था, उसे आर्क विवाह में कहते थे। और प्रजापति विवाह क्या होता था? बिना लेन देन के, बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह। ठीक है, तो ये विवाह के 4 प्रकार हैं। आगे 4 लिखते हैं।
ब्रह्म विवाह क्या था? उत्तम कुल के वर के साथ कन्या का वैदिक रीति रिवाज से विवाह करना ब्रह्म विवाह के अंतर्गत आता था। दैव विवाह में क्या होता था? यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ ही कन्या का विवाह कर दिया जाता था। आर्क विवाह में क्या होता था? लड़की के पिता को वर या लड़का जो होता था वह 2 जोड़ी गाय व बैल देता था। प्रजापत्य विवाह बिना लेन देन के योग्य वर से वैदिक रीति रिवाज से जो विवाह होता था उसे हम प्रजापत्य विवाह कहते हैं। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद 4 और विवाह होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 5वां जो है वह है असुर विवाह। ये 4 समाज के दृष्टि से योग्य विवाह है। ठीक है, अब 5वां विवाह क्या है? गंधर्व विवाह। राजाओं की अक्सर गंधर्व विवाह हुआ करते थे। राजाओं के अक्सर गंधर्व विवाह हुआ करते थे। इसे आधुनिक समय में हम प्रेम विवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, छठा होता था असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता था कि लड़की के माता पिता से खरीद कर किया गया विवाह। ठीक है, असुर विवाह में लड़की के माता पिता से खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह के अंतर्गत आता था। और 7वां जो होता था वह था राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या होता था? लड़की के मर्जी के बिना जबरदस्ती विवाह। मतलब राक्षस विवाह में लड़की के मर्जी के बिना जबरदस्ती मारपीट करके विवाह करना, उसे हम राक्षस विवाह के अंतर्गत रखते हैं। आज के भी समय में देखा जाता है कि कुछ लोग जबरदस्ती विवाह कर लेते हैं। नाम किसका देते हैं? प्रेम विवाह का नाम प्रेम विवाह का देते हैं और कर लेते हैं राक्षस विवाह। तो जबरदस्ती लड़की के मर्जी के बिना जबरदस्ती मारपीट करके विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता था। उसके बाद 8वां जो है अंतिम, उसे पैशाच विवाह कहते थे। पैशाच विवाह में क्या होता था? सोई हुई लड़की या नशे में लिप्त या मतवाली लड़की से विवाह। ठीक है, यह 8 विवाह है। पैशाच विवाह में सोई हुई लड़की या नशे में मतवाली लड़की से विवाह। इसका मतलब है कि जो लड़की होश में ना हो उसे बहला फुसला कर विवाह करना, उसे हम पैशाच विवाह के अंतर्गत रखते हैं। तो विवाह के 8 प्रकार होते हैं। 8 प्रकारों पे हमने चर्चा कर लिया। यह आपके लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा कि विवाह के कितने प्रकार हैं, पूछा भी गया है कई बार। तो विवाह के 8 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? हमने ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच, इन 8 प्रकार के विवाहों के विषय में चर्चा किया। यहां से इस पाठ को हम समाप्त करते हैं।
अगले पार्ट में हम इसके आगे के जो महत्वपूर्ण तथ्य है वहां से प्रारंभ करेंगे। चूंकि यह टॉपिक लंबा है इसलिए इसे हम 2 से 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। अगर यहां तक के बीच में अगर कोई प्रश्न छूटा हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं वहीं पर ही उसका उत्तर दे दूंगा। इससे आप लोगों की एक्टिविटी का पता चलेगा, आप लोग कितने सक्रिय हैं इस चैनल पर। इससे जब आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रश्न करेंगे तो इससे हमें पता चलेगा। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आगे के वीडियो के लिए कल हम आप लोगों से फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।